हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, वेलकम है, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। बाल मनोविज्ञान की क्लासेस लगातार आप देख पा रहे हैं। आज 8वां क्लास है। इस क्लास में भी जैसे पिछले क्लास में देख रहे थे अधिगम, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। क्या है अधिगम वो हम देख चुके हैं। अधिगम की और सारी बातें, ढेर सारी बातें आगे हम करेंगे, लेकिन उसके पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ा पिछले क्लास में हुआ क्या था। ठीक है, चलिए। तो देख पाएंगे पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़े हैं। अधिगम होता क्या है, अधिगम का अर्थ हमने जो है देखे थे भाई। ठीक है, अधिगम की परिभाषा देखे थे। अधिगम के पक्ष क्या है, विधियां क्या है, प्रकार क्या है, विशेषताएं क्या है। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि अधिगम का अर्थ मैंने बताया, अधिगम का अर्थ दो तरह से आप ले सकते हैं। एक संकीर्ण अर्थ ले सकते हैं जिसे हम कहते हैं सीखना। दूसरा व्यापक अर्थ के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं व्यवहार। ठीक है, क्या है, व्यवहार। और व्यवहार शब्द की बातें मैंने की थी भाई। क्या कहा था कि व्यवहार शब्द कैसे आया, जब हम विकास के क्रम को हम देख रहे थे, विकास के क्रम की हम बातें कर रहे थे। तो विकास के क्रम में सबसे पहले हमने आत्मा का सिद्धांत पढ़ा, फिर मन का सिद्धांत पढ़ा, चेतना का सिद्धांत पढ़ा, फिर व्यवहार का सिद्धांत पढ़ा। ठीक है, तो आत्मा मन चेतना के सिद्धांत को अस्वीकार कर देने के बाद क्या हुआ, व्यवहार का सिद्धांत आया। और व्यवहार का सिद्धांत लाने वाले व्यक्ति या साइंटिस्ट या ठीक है वैज्ञानिक का जो नाम था वो क्या था, वाटसन। वाटसन साहब ने क्या किया था भाई, व्यवहार का सिद्धांत लाया था। लेकिन आपको मैंने ये कहा था कि ये भी आपको याद रखना है कि 1905 में विलियम मैकडूगल ने एक पुस्तक लिखी थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। इस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में सबसे प्रथम बार इस व्यवहार शब्द का उपयोग किया है, प्रयोग किया है, यूज़ किया है। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि व्यवहारवाद का सिद्धांत, ठीक है, यह व्यवहारवादी साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं वो क्या है, वाटसन साहब। तो वाटसन साहब ने 1913 में व्यवहारवाद का क्या दिया था, सिद्धांत दिया था। तो ये हम बात किए थे। तो अधिगम का मतलब होता है सीखना। ठीक है, और सीखने का मतलब है, देखिए यहाँ पर मैंने परिभाषा लिखा था कि अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यक्ति के व्यवहार में आए स्थायी परिवर्तन को हमने क्या कहा था भाई, अधिगम कहा था। तो जब कोई व्यक्ति अभ्यास करता है, बार बार अभ्यास करता है, या कहीं से प्रशिक्षण लेता है, या अपने अनुभव से सीखता है, तो ये जो व्यवहार में पूरी तरह से स्थायी परिवर्तन जब दिखाई पड़ता है, उसी को हमने क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। ठीक है, इसी को हमने क्या कहते हैं भाई, अधिगम कहते हैं। तो ये याद रखेंगे अधिगम की परिभाषा। अब देखिए, व्यवहार में परिवर्तन सिर्फ अभ्यास, प्रशिक्षण या अनुभव से नहीं आते। अब व्यवहार में परिवर्तन विभिन्न कारणों से भी आता है। जैसे बीमारी हो गए, तो बीमारी होने के बाद हमारे व्यवहार में कारण जो है व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। लेकिन ये तो अस्थायी हुआ ना भाई। अस्थायी कहने का मतलब है बीमारी खत्म हो जाने के बाद हमारा व्यवहार जैसा पहले था वैसी हो जाएगा। थकान महसूस होता है तो हम व्यवहार हमारी चेंज हो जाती है। मादक पदार्थ का सेवन करते हैं तो व्यवहार चेंज हो जाती है। मूल प्रवृत्ति जैसे जन्मजात प्रवृत्ति होती है। ठीक है, किसी को किसी का एलर्जी होता है, मान के चल कोई बोलता है कि मुझे बैगन खाने से एलर्जी होता है, तो वो जन्मजात प्रवृत्ति है। और एलर्जी, बैगन खाएं एलर्जी हुआ, दाना दाना हो गया, ठीक है, शरीर में दाने दाने हो गए। अब वो क्या है, फिर कुछ दिन बाद वो हट जाता है जब हम बैगन का सेवन नहीं करते या बैगन को नहीं खाते। तो ये जन्मजात होता है। तो भाई ये स्थायी होते हैं। मादक पदार्थों का सेवन मूल प्रवृत्ति या जन्मजात, जैसे मैंने कहा बैगन खाना, ठीक है, थकान, बीमारी, ये क्या है, ऐसे जो है चीज़ों के कारण जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। और जब भी अस्थायी परिवर्तन होगा वो अधिगम कभी नहीं होगा। अधिगम के लिए हमेशा चाहिए स्थायी परिवर्तन। ठीक है, क्या चाहिए भाई, स्थायी परिवर्तन। और फिर हमने देखे हैं कि कुछ परिभाषा हमने देखे थे।
विभिन्न विद्वानों द्वारा, विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा हमने क्या देखी, परिभाषा देखी। जैसे क्रो एंड क्रो साहब ने कहा था कि आदत, अभिवृत्ति और ज्ञान का अर्जन ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। गिलफोर्ड साहब ने व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई परिवर्तन अधिगम कहलाता है। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था, उस समय पढ़ाया था तो पिछले क्लास में, कि आप किसी से मिल रहे हैं और कोई आपके साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है, हाय हेलो बाय गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग बोल रहा है, ठीक है, तब आप वही व्यवहार उनके साथ भी करेंगे। लेकिन यदि वो आपको गाली देता है, ठीक है, तो आप भी वैसी व्यवहार करें, तो दूसरे के व्यवहार से हम क्या करते हैं, अपने व्यवहार चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे के व्यवहार के कारण अपने व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को अधिगम कहा है गिलफोर्ड साहब ने। विलियम वुडवर्ड साहब ने क्या कहा है भाई, कि अधिगम जो है विकास की एक प्रक्रिया है। अधिगम क्या है, विकास की प्रक्रिया कही है। और एक और दूसरा उन्होंने परिभाषा दिया है कि नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रतिक्रिया को प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है, ठीक है। तो इनके स्टेटमेंट आप क्या करिए, याद रखें कि इन्होंने क्या कहा है। फिर BF स्किनर साहब थे, उन्होंने क्या कहा है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। स्टेप बाय स्टेप जो है क्या है, व्यवहार करेंगे तो आपको अधिगम प्राप्त होगी। आइजैक साहब ने अधिगम को क्या कहा है, नवीन स्थायी परिवर्तन के अंतर्गत सीखने की परिवर्तन प्रक्रिया कही है। वहीं पर गेट साहब ने प्रशिक्षण और अनुभव के कारण व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम कहा है। तो ये सारी बातें आप क्या करें, याद रखें, जो पिछले क्लास में हुई थी। फिर अधिगम की विशेषताएं हमने देखे थे, आप पढ़ सकते हैं। सीखना व्यवहार में परिवर्तन, अर्जित व्यवहार की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत स्थायी होता है। सीखना जीवन पर्यंत चलता रहता है, जब तक हमारा जन्म होता है वहाँ से मृत्यु तक, ठीक है, चलता रहता है। सीखना उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य निर्देशित होता है। सीखना एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना वातावरण या एवं क्रियाशीलता की उपज है। सीखने हेतु एक परिस्थिति से दूसरे परिस्थिति में स्थानांतरण होता है। ये सारी बातें जो मैंने बताई है ये पढ़ सकते हैं। फिर हमने देखे अधिगम के पक्ष, अधिगम के 3 पक्ष हमने पढ़े थे। एक होता है संज्ञानात्मक, ठीक है, संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष जहाँ पर हम कुछ ज्ञान अर्जित करके सीखते हैं, जैसे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ज्ञान अर्जित करके सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष। क्रियात्मक पक्ष हमने क्या किया, क्रिया करके, कोई कार्य करके बार बार उसी कार्य को हम करते हैं। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप लगातार जो मान के चलिए साइकिल चलाने नहीं आ रहा है बचपन बच्चों को, लेकिन जब वो सीखना स्टार्ट करते हैं, बार बार साइकिल चलाना स्टार्ट करते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलाते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर चलाते हैं, तो बार बार पुनः प्रयास करने पर वो चीज़ें सीख जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं क्रियात्मक पक्ष। जब भावनात्मक पक्ष, मन में यदि उनकी भाव उत्पन्न हो गया कि मुझे ये सीखना है, ये करना है, ये ठान लेना है, ये मेरे से हो जाएगा, ठीक है, मैं करके ही रहूँगा, इस प्रकार से मन में जो भाव उत्पन्न होता है तब वो सीखते हैं, तब उसे हम कहते हैं भावनात्मक पक्ष। ये मैंने, ठीक है, बताया था पिछले क्लास में, तो पिछले क्लास की ही बातें थोड़े चल रही है, रिवीजन चल रहा है। अधिगम सीखने के प्रकार भी मैंने बताया था भाई, सीखने के 3 प्रकार हो सकते हैं। एक प्रकार जिसे मैंने कहा था गामक अभिगम, ठीक है, गामक अधिगम। और गामक अधिगम शरीर की क्रिया के द्वारा सीखी जाती है, अनुकरण विधि के द्वारा सीखी जाती है, ठीक है, जिसे बच्चे शरीर की क्रिया कर करके, ठीक है, क्या करते हैं, सीखते हैं। किस अवस्था में ये गामक अभिगम किस अवस्था की है, ये शैशव अवस्था की है। जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था में आप क्या करते हैं, कौन सी जो है अभिगम करते हैं, शरीर की क्रिया के द्वारा जो क्रिया करते हैं उसको हम कहते हैं गामक अभिगम, तो अनुकरण से सीखते हैं। फिर प्रतिबोधात्मक अधिगम, ठीक है, तो कहने का मतलब प्रतिबोधात्मक अधिगम मैंने बताया था कि चित्र हो जाता है, या फिर कोई भी जो है मान के कोई चित्र, मैंने कहा था कि कुत्ता का चित्र है, डॉगी का चित्र है, ये शेर है, भालू का चित्र है, इस प्रकार के बच्चों को दिखाकर ये समझाते हैं भाई कि ऐसा है, तो उनके मन में प्रतिबिंब छप जाता है कि हाँ, कि फिर दोबारा वो देखेंगे, हाँ पापा ये भालू है, मम्मी ये भालू है, ठीक है, ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, ये पहचान जाते हैं। तो चित्र की सहायता से मन में क्या बन जाता है, एक प्रतिबिंब बन जाता है।
तो उनसे बच्चा सीखता है किस स्थिति में, बाल्यावस्था में। तो ये क्या है, ये चीज है। फिर संकलात्मक जो है अभिगम, इसके अंदर जो किशोरावस्था में देखने को मिलता है 12 से 18 वर्ष में, इस समय कल्पना करते हैं, चिंतन करने लगता है, अमूर्त बातें करने लगते हैं, ठीक है। तब ये सोच समझ के बुद्धि यूज़ करके जब ये सीखते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं, संकलनात्मक अधिगम। और ये सर्वश्रेष्ठ अधिगम कहा गया है, ठीक है। फिर अनुगम की विधियां, बहुत सारे विधियां हम देखेंगे। अधिगम की विधि हमने देखे थे, अनुकरण करने की, सीखने की, परीक्षण, निरीक्षण, सामूहिक, मिश्रित, सूझ, अध्ययन आदि विधियां इसमें सम्मिलित है, ठीक है। चलिए ये चीज़ें थी पिछले क्लास में हमने जो देखे थे, वो इतनी सारी बातें देखे थे। अब बच गया इस क्लास में जो हम बातें करेंगे, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरा हम देखेंगे अधिगम चक्र, तीसरा देखेंगे अधिगम, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत, ठीक है। अधिगम के क्या देखेंगे भाई, सिद्धांत देखेंगे। और अधिगम के कितने सिद्धांत थे, 2 सिद्धांत हम देखेंगे, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज के टॉपिक में, ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम क्या क्या पढ़ेंगे। एक तो हम देखेंगे सबसे पहले अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, दूसरी हम बातें करेंगे अधिगम चक्र की। क्या है अधिगम चक्र? तीसरी हम बातें करेंगे अधिगम के सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत। और अधिगम के इस सिद्धांत में 2 सिद्धांत हम देखेंगे। एक जिसे हम कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरा जिसे हम कहते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत। अधिगम या सीखने के 2 सिद्धांत हम पढ़ेंगे, एक व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा संज्ञानवादी सिद्धांत। चलिए फिर चौथे नंबर पर हम देखेंगे थॉर्नडाइक का, ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक का, ठीक है, अधिगम के सिद्धांत या नियम। एडवर्ड थॉर्नडाइक के अधिगम के नियम या सिद्धांत। ये रहेगा आज का हमारा टॉपिक, ठीक है। तो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम पिछले क्लास में हम देख चुके हैं। तो प्रभावित करने वाला कारक अधिगम चक्र क्या है, तीसरे नंबर पर अधिगम के सिद्धांत, व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत। एडवर्ड थॉर्नडाइक का अधिगम के नियम या सिद्धांत।
एडवर्ड थॉर्नडाइक ने कितने दिए हैं, ठीक है, कुल 2 नियम दिए हैं, ठीक है, प्राथमिक नियम, सेकेंडरी नियम। प्राथमिक नियम के अंतर्गत 3 नियम आते हैं, ठीक है, उसको भी हम देखेंगे, और सेकेंडरी नियम के अंतर्गत 5 नियम आते हैं। तो टोटल हम बोल सकते हैं 5 और 3 8 नियम आप पढ़ेंगे एडवर्ड थॉर्नडाइक का, ठीक है। बेसिकली अगर देखा जाए तो 5 3 8 नियम। चलिए अब एक एक करके हम बात करते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। अधिगम, और अधिगम का मतलब मैंने क्या कहा, सीखना, ठीक है। अधिगम का मतलब है सीखना, या इसी को लर्निंग कहते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं लिख दिया हूँ पहले से, ठीक है। अधिगम का मतलब सीखना। अधिगम या सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, कौन कौन से कारक यहाँ पर आपको नजर आएगी वो हम देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले कारक पर नज़र डालते हैं अधिगम को सीखने वाले, जो है अधिगम या सीखने वाले के को प्रभावित करने वाले कारक। एक कारक जिसे हम कहते हैं परिपक्वता, ठीक है, मैच्योरिटी। अब इसे क्या समझते हैं, देखिए अधिगम का मतलब होता है सीखना, ठीक है। कोई चीज़ हम सीख रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम। तो किससे सीखते हैं, हमारे प्रशिक्षण से सीखते हैं, अभ्यास से, अनुभव से सीखते हैं, और इनमें हमारे स्थायी परिवर्तन होता है। तो अब हमने क्या कहा था, अधिगम कहा था कि भाई अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव के द्वारा, ठीक है, हम कुछ व्यवहार में, हमारे व्यवहार में जो अस्थायी परिवर्तन हुआ था उसे हम क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। परिभाषा आपने देखे होंगे। और एक तरह से कह सकते हैं अधिगम का मतलब सीखना। तो देखिए सीखने में क्या क्या रोड़ा उत्पन्न होता है, रोड़ा उत्पन्न होता है मतलब कौन कौन चीज़ें जो है प्रभावित करती हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बातें हैं परिपक्वता, और परिपक्वता या कह सकते हैं मैच्योरिटी। अब देखिए इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य ये है कि कोई व्यक्ति, ठीक है, पूरी तरह से परिपक्व नहीं है, पूरी तरह से मैच्योरिटी उनके पास नहीं है, तो वो सीख नहीं पाएंगे। क्या नहीं कह पाएंगे, सीख नहीं पाएंगे। जैसे आप मान के चलिए एक एग्ज़ाम दे रहे हैं हॉस्टल वार्डन का, ठीक है, आप में परिपक्वता है, आप सीखेंगे, पढ़ेंगे, एग्ज़ाम फाइट करेंगे तो आसान हो जाएगा। लेकिन वही मैं कहूँ कि अगर 5वीं क्लास का बच्चा है, 8वीं क्लास का बच्चा है, उसको मैं बोल दूं कि भाई ये हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम है, आप इसको पढ़ के दिला दीजिए, कितना भी कोशिश करे वो एक नई एग्ज़ाम क्रैक कर नहीं पा रहा है, ठीक है, क्रैक नहीं कर पाया। क्यों? उसमें उस चीज़ को सीखने के लिए परिपक्वता नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कार चलाने की बात करें, साइकिल चलाने की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो साइकिल वगैरह चलाने, कार चलाने के लिए, ठीक है, तो साइकिल चलाने के 5-6 साल 7 साल के बच्चे जो हैं, ठीक है, सीखने स्टार्ट कर देते हैं। 8 साल 10 में कई 8 से 10 साल में सीखने स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एकदम छोटा सा बच्चा 2 साल 3 साल को उसको बोले तो सीख पाएगा? नहीं पाएगा। कहने का मतलब है मैच्योरिटी आना चाहिए, कोई चीज़ करने के लिए मैच्योरिटी आना चाहिए। अगर मैच्योरिटी नहीं है तब वो क्या नहीं कर पाएगा, सीख नहीं पाएगा। तो परिपक्वता प्रभावित करती है। चलिए दूसरी बातें जिसको हम कहते हैं विषय वस्तु। विषय वस्तु का स्वरूप। अब विषय वस्तु का स्वरूप का कहने का मतलब है, ठीक है, अगर विषय, देखिए दो चीज, विषय वस्तु अगर कठिन होगा या विषय वस्तु यदि सरल होगी तो वो दो बातें होगी, ठीक है। अगर कठिन होगा तो क्या होगा, समय अधिक लगेगा, यदि सरल होगा तो समय क्या होगा, कम लगेगा, या फिर ठीक है
या कठिन होगा तो हो सकता है सीख भी नहीं पाएगा, सीख भी नहीं पाएगा, नहीं पाएगा। क्यों, ऐसा क्यों? ठीक है, तो जो मनोवैज्ञानिक विद्वानों ने ये कहा है कि जब विषय वस्तु जो है सरल होती, मान के चलिए किसी को लगता है कि भाई जो है मैथ्स जो है, ठीक है, मैथमेटिक बहुत जो है क्या है, कठिन है, कठिन सब्जेक्ट है, इंग्लिश जो कठिन सब्जेक्ट है। अब इससे बच्चे दूर भागते हैं कि हम इसे सीखेंगे नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो अगर वो सीखना भी चाहते हैं, ठीक है, उनको कठिन लगता है तो क्या करेंगे, तो बहुत टाइम लगता है सीखने में। लेकिन जो चीज़ सरल है, कोई विषय वस्तु कोई सरल है, मान के चलिए अगर बोल दिया जाए कि हिंदी है सरल है, तो हिंदी को आराम से आप सीख पाएंगे। ठीक है, एक बात की बात है कि किसी स्टूडेंट को लगता है कि हिंदी इजी है, सरल है, तो आराम से सीख जाएंगे, बहुत कम समय में सीख जाए। कहने का मतलब है कोई भी कार्य कर रहे हैं, अगर उस कार्य को सीखने के लिए, ठीक है, प्रॉपर सीखने के लिए क्या होना चाहिए, वो जो विषय वस्तु है, ठीक है, जो चीज़ हम कार्य कर रहे हैं वो सरल होना चाहिए। जब सरल होगा तो समय कम होगा और आसानी से हम क्या करेंगे, सीख जाएंगे। ठीक है, और यदि सरल होता है, समय कम लगेगा, तो अधिगम अच्छा होगा। क्या होगा, अधिगम आसान होगा, अच्छा होगा, ठीक है, सरल होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से विषय वस्तु भी डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए तीसरी बातें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य भी, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य कहने का मतलब क्या है भाई, कि शरीर हमारा अगर हष्ट पुष्ट है, शरीर जो है हमारा स्वस्थ है, मानसिक रूप से आप स्वस्थ हैं, ठीक है, तो हेल्थ और मेंटल तरीके से आप जो है स्वस्थ होंगे, तब सीखना आसान हो जाएगा। लेकिन आपका हेल्थ ठीक नहीं है, बार बार आप बीमार पड़ रहे हैं, ठीक है, आपकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है, कहीं और आपका ध्यान चला जा रहा है, दिमाग कहीं और सोच रहा है, कुछ भी कर रहे हैं, तो किसी चीज़ को सीखने के लिए ये दोनों चीज़ आवश्यक है। शरीर कहने का मतलब हेल्थ अच्छा होना चाहिए और मेंटल अच्छा होना चाहिए, ठीक है, और अगर दोनों में कोई दिक्कत है तो सीखने को ये प्रभावित करता है। तो यही पढ़ रहे हैं भाई, अधिगम को या सीखने को प्रभावित करता है। तो प्रभावित करने वाले में एक कारण और है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, ठीक है, थकान भी है। क्या है, थकान। अगर लगातार कोई चीज़ आप कर रहे हैं और आपको थकान महसूस होती है, थकान महसूस हो गई, तो सीखने में ये भी क्या करता है, प्रभावित करता है। एक चीज़ जिसे हम कहते हैं, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, अभिप्रेरणा। क्या है, अभिप्रेरणा। और अभिप्रेरणा कहने का मतलब है मोटिवेशन। क्या कहते हैं भाई, मोटिवेशन। अब जब तक आपको मोटिवेट नहीं किया, हम आपको बोलते हैं मोटिवेट करेंगे भाई, ठीक है, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, ठीक है, आप कर सकते हो, आप हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हो, यू कैन डू इट। अगर मैं कहूँ या कोई आपसे कहे या क्लास में कोई कहे, ठीक है, तो क्या मोटिवेट हो जाएंगे, फिर एनर्जी आने लगेगी कि भाई मैं कर सकता हूँ, मुझसे ये हो पाएगा, ठीक है, तो आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की मोटिवेट या अभिप्रेरणा जब प्राप्त होगी तो वो करने में आसान होगा। लेकिन जब अभिप्रेरणा कमज़ोर हो जाती है, अपने लक्ष्य को पहचानने में आप कमज़ोर हो जाते हैं, ठीक है, आप कार्य करना नहीं चाहते हैं, ठीक है, तो वो क्या होता है, अभिप्रेरणा जब कमज़ोर हो जाती है तब क्या होगा, अधिगम या सीखना भी प्रभावित करते हैं। ठीक है, याद रखिए ये जो अभिप्रेरणा है, ये कहा जाता है कि इस अधिगम की जो है या फिर मनोविज्ञान में अधिगम को, ठीक है, ले जाने का एक सबसे बड़ा साधक है अभिप्रेरणा। अधिगम के लिए सबसे बड़ा साधक कौन है भाई, अभिप्रेरणा है, ये कहा जाता है मनोवैज्ञानिक द्वारा, विद्वानों द्वारा। ठीक है, चलिए छठे नंबर पर हम बात करें तो सीखने की विधियां, और सीखने की विधियां का मतलब क्या है, फिर वही बातें, ठीक है, सीखने की विधियां किस प्रकार होनी चाहिए। हम जब मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं तो मनोवैज्ञानिक दृष्टि होनी चाहिए,
ठीक है, मनोविज्ञान के नियम होनी चाहिए। अगर इस चीज़ को सीख रहे हैं किसी चीज़ को मनोविज्ञान में, तो मनोविज्ञानी की विधि होनी चाहिए। फालतू कुछ भी विधि उपयोग करेंगे तो सीखने में कठिनाई जाएगी, आसान नहीं होगा। जब आसान से कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ को आसान बनाना चाहते हैं सीखने, तो सीखने की जो विधि होगी वो जो मनोवैज्ञानिक के नियम, मनोवैज्ञानिक के सिद्धांत, ठीक है, मनोवैज्ञानिक के नियम, मनोविज्ञान के नियम, मनोविज्ञान के सिद्धांत को अपनाना होगा, यूज़ करना होगा। साथ ही साथ यदि मैं बोलना चाहूँ तो बोल सकता हूँ वातावरण का प्रभाव, ठीक है, सीखने का उचित वातावरण, ठीक है। तो अगर सीखने का उचित वातावरण आपके पास मौजूद हो, ठीक है, वहाँ अच्छी जगह होनी चाहिए, साफ सुथरा जगह होनी चाहिए, सुविधा होनी चाहिए, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि बच्चे को ये वातावरण ठीक नहीं है, माहौल ठीक नहीं है, ठीक है, ये माहौल अच्छा नहीं है बच्चों के लिए, यहाँ पर बच्चे बिगड़ जाएंगे, इस प्रकार से सोचते ना। उसी प्रकार सीखने के लिए वातावरण चाहिए, ठीक है। अगर प्रॉपर वातावरण है, वहाँ पर इन्वायरमेंट प्रॉपर है, सीखने लायक वातावरण है तो सीख सकते हैं, लेकिन सीखने लायक वातावरण है तो नहीं सीख सकते। तो इस प्रकार की कुछ बातें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है ये अधिगम की जो प्रभावित करने वाले कारक, तो आप बस नाम याद रखिए कौन कौन से हैं। एक परिपक्वता, विषय वस्तु हैं, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, थकान, अभिप्रेरणा, सीखने की विधियाँ और सीखने की उचित वातावरण, ठीक है। चलिए सॉरी, अब बात करेंगे अधिगम चक्र। अब भाई साहब ये अधिगम चक्र होता क्या है? दूसरे नंबर पर हम जो बातें करेंगे वो है अधिगम चक्र। ठीक है, देखिए अधिगम चक्र कहने का मतलब है जब हम अधिगम की जो है अधिगम की क्रिया, ठीक है, और समय के बीच एक ग्राफ बनाते हैं, एक ग्राफ तैयार करते हैं, तब उसे हम कहते हैं अधिगम चक्र। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, एक लाइन पहले लिख देता हूं फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, अधिगम की मात्रा एवं लगने वाला समय के मध्य बनाए गए ग्राफ को क्या कहते हैं? अधिगम चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिगम चक्र कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? अधिगम चक्र कहते हैं। ठीक है, अब एक वर्ड आया यहाँ पर, अधिगम की मात्रा और लगने वाला समय। अधिगम की मात्रा और लगने वाला समय। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए मैंने क्या कहा, कोई कार्य किसी व्यक्ति को मैं दे दिया। ठीक है, किसी व्यक्ति को मैंने क्या किया, एक कार्य दे दिया। जैसे कि एक व्यक्ति है जिसको मैंने कहा कि आप क्या करिए, जो है कोई भी कार्य पकड़ा दिया, कोई भी कार्य, रैंडमली कोई भी कार्य। कैसे बताऊं, चलिए घर बनाने का कार्य। ठीक है, कोई भी कार्य, मैं रैंडमली बोल रहा हूं, कुछ भी कार्य दे दिए, घर बनाने के अगर कुछ भी कार्य, अब समझिए कुछ भी कार्य है। एक व्यक्ति जिसको मैंने कुछ भी कार्य दे दिया कि आप भाई साहब ये कार्य आप करिए। ठीक है, और एक दूसरे व्यक्ति को भी वही कार्य मैंने दिया। ठीक है, कोई भी कार्य था, ठीक है, उस कार्य को मैंने दिया। क्या करता है एक व्यक्ति, ठीक है, उस कार्य को करने के लिए क्या करता है, एक कार्य को करने के लिए 1 घंटा लगाता है,
और वही दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को करने के लिए 2 घंटा लगाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बातें। एक कार्य को करने के लिए एक व्यक्ति, ठीक है, 1 घंटा लगाता है, वही कार्य करने के लिए दूसरा व्यक्ति 2 घंटा लगाता है। ठीक है, और यदि दोनों के मध्य अगर हम ग्राफ खींचें, दोनों को मध्य कहने का मतलब कार्य की मात्रा, ठीक है, अधिगम की मात्रा और समय, अगर मैं बोलूं ये अधिगम है, ठीक है, ये क्या है, ये क्या है, अधिगम की मात्रा। अगर हम इस तरफ लिए अधिगम की मात्रा और दूसरी तरफ क्या है, हम लिए समय। ठीक है, तो सीखने में समय कितना लग रहा है। जैसे एक और एग्जांपल लिखिए कि मैंने दो बच्चे को लिया, ठीक है, 2 बच्चे को लिया और मैंने क्या कहा, भाई साहब बच्चे आप क्या करिए कि आप क्या करिए, ये साइकिल जो है साइकिल चलाना सीखिए। ठीक है, क्या करिए आप जो है साइकिल चलाइए, क्या करिए भाई, साइकिल चलाइए। तो 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे को मैंने किया कि भाई साइकिल सीखिए। ठीक है, एक बच्चा क्या करता है, 3 दिन 4 दिन 8 दिन में वो सीख जाता है, 8 दिन में वो सीख जाता है। दूसरा बच्चा 10 दिन में सीख जाता है, तीसरा बच्चा 15 दिन में सीख जाता है, चौथा बच्चा जो है 1 महीने लगाता है। तो कहने का मतलब है जिस कार्य को हम कर रहे हैं और कितना समय लग रहा है, उनके बीच अगर हम ग्राफ खींचे, ठीक है, जो अधिगम कर रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं और जो समय लग रहा है, उनके मध्य अगर हम क्या करिए, ग्राफ खींचे, तब उसे हम कहते हैं अधिगम चक्र। समझ आए मेरी बातों को। जैसे एक और एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे मैंने क्या कहा कि दो व्यक्ति है, ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये जो आपका हॉस्टल वार्डन का सिलेबस है, उस हॉस्टल वार्डन के सिलेबस को पढ़िए। कहने का मतलब पूरा जो है, ठीक है, आप सब्जेक्ट को पढ़ लीजिए। कोई व्यक्ति उस चीज़ को 1 महीने 2 महीने में सीख जाता है और दूसरा 4 महीने 6 महीने लगा देता है। तो इस प्रकार जो समय लगता है, उस समय और सीखने या करने के बीच जो हम क्या करते हैं, एक ग्राफ खींचते हैं, उसको हम कहते हैं अधिगम चक्र। समझ रहे मेरी बातें, समझ में आ गई। चलिए अब देखिए, इसके 4 प्रकार हैं। अधिगम चक्र कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। अगर मैं लिखूं अधिगम चक्र के प्रकार, अधिगम चक्र के प्रकार, अब यहां सबसे पहला प्रकार जिसे हम कहते हैं सरल रेखी वक्र। चक्र या वक्र है, ठीक है, ये वक्र होगा, वक्र, चक्र लिख दिया क्या, अधिगम वक्र, वक्र, ठीक है। एक होता है सरल रेखी, सरल रेखी वक्र। अब देखिए सरल रेखी वक्र कहने का मतलब है, ठीक है, इसको अगर, ठीक है, जब सीखने की गति एक समान हो, जब क्या हो भाई, सीखने की गति क्या हो, एक समान हो। कैसे एक समान हो, तब उसे हम कहते हैं, तब उसे हम कहते हैं सरल रेखी वक्र, तब उसे हम सरल रेखी वक्र कहते हैं। अब कैसे एक समान भाई, ठीक है, तो मान के चलिए मैंने क्या कहा कि ये सीखने की मात्रा और, ठीक है, ये क्या है भाई, सीखने की मात्रा, सीखने की मात्रा और लगने वाला समय के मध्य मैं क्या करूंगा, ग्राफ खींचूंगा। मान के चलिए कोई एक कार्य है, ठीक है, जैसे कि मैंने क्या कहा, ये मैंने कुछ लाइन खींच दिया, ये मैंने लाइन खींच दिया, ठीक है।
मान के चलिए कोई कार्य है, ठीक है, और ये लाइन में मैंने खींच दिया, आवर को बताया, ठीक है, क्या है ये 1 घंटे, ये 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे को बता रहा है। किसको बता रहा है? घंटे को बता रहा है। और ये कार्य है उस कार्य को बता रहा है, एक कार्य दूसरा कार्य सीखने वाला, ठीक है, तीसरा कार्य सीखने वाला, ठीक है, चौथा, ठीक है, इस प्रकार की मात्रा को बता रहा है, सीखने की मात्रा को बता रहा है। सीखने की मात्रा कहने का मतलब है कि कोई 2 दिन में सीख लेता है, कोई 4 दिन में सीख लेता है, तो सीखने की मात्रा क्या है? कार्य वही रहेगा, सीखने की मात्रा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि आप जो है, मैंने क्या कहा कि आप सिलेबस कंप्लीट करिए, ठीक है। हॉस्टल वार्डन की सिलेबस कोई व्यक्ति 10 दिन में कंप्लीट कर लेगा, कोई व्यक्ति 15 दिन में, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में कंप्लीट कर लेगा, एक फॉर द एग्जाम्पल, ठीक है। तो उसी प्रकार समय तो लग रहा है ना, उसी प्रकार हम क्या देखें? कार्य देखें। चलिए अब देखिए, जैसे सीखने की मात्रा है और कार्य की मात्रा, अगर 1 घंटे में मान के चलिए 1 घंटे में कोई व्यक्ति, ठीक है, उस कार्य को कंप्लीट कर लेता है, ठीक है, 1 घंटे में एक कार्य को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है, 2 घंटे में दूसरे कार्य को कंप्लीट कर लेगा, 3 घंटे में तीसरे कार्य को कंप्लीट कर लेगा, 4 घंटे में चौथे कार्य को कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। इस प्रकार से हर घंटे, कहने का मतलब एकदम कंटिन्यूअस उतना ही समय लगाएगा, किसी कार्य को करने के लिए उतना ही समय लगा रहा है, कोई भी किसी कार्य को करने के लिए उतना ही जब समय लगाएगा तब उसे हम कहते हैं सरल रेखी। और सरल रेखी क्यों? क्योंकि ये सरल रेखा में गमन, ये डॉट्स को आप मिलाइए, जब डॉट को हम मिलाएंगे तो ये क्या होगा? सरल रेखा में गमन करेगा, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे? अगर इसको हम देखें तो ये किस प्रकार से बनेगा, ये इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये कैसे बनेगा? ये इस प्रकार से बनेगा, इसको हम कहते हैं सरल रेखी वक्र, ठीक है। कहने का मतलब है, जैसे कि मैंने लिखा, जब सीखने की गति समान हो, उसी समय, ठीक है, एक समय में वो सीख रहे हैं, समान गति से सीख रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं फिजिक्स वगैरह में, समान गति से गतिमान हो रहे हैं तो समय एक ही लग रहा है, ठीक है। कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी सीख रहे हैं तो एक समान सीख रहे हैं, ठीक है, समय उतना ही लग रहा है। चलिए अब दूसरा हम बात करेंगे, एक होता है सरल रेखी वक्र, दूसरा जिसे हम कहते हैं, एक होता है उन्नोदर वक्र, या जिसे हम कहते हैं धनात्मक वक्र, या जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वक्र, ठीक है। उन्नोदर वक्र, धनात्मक वक्र, या जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वक्र। अब इसको अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई, ठीक है, आरंभ में सीखने की गति क्या होती है? आरंभ में सीखने की गति, सीखने की गति धीमी होती है, क्या होती है? धीमी या मंद होती है, ठीक है। लेकिन जब बाद में क्या है? बाद में सीखने की गति होती है, वो क्या होती है? तेज हो जाती है, तेज हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं अनुत्तर धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र। कैसे धनात्मक वक्र, सकारात्मक वक्र? जैसे मैंने क्या कहा कि स्टार्टिंग में सीखने की गति क्या होती है? कम होती है। और किस प्रकार से कम होती है? सॉरी, ये बन नहीं रहा है ना, ठीक है। तो एक तरफ मैं सीखने की मात्रा को ले लेता हूं और दूसरे तरफ उस समय को ले लेता हूं, ठीक है। मान के चलिए मैंने क्या किया, समय दिया 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। और एक जो है
क्या बोला, एक कार्य, दो कार्य, तीन कार्य, चार कार्य, चार कार्य करना है 4 घंटे में। ठीक है, क्या हो पाएगा इस वक्र में? हो पाएगा इस वक्र में तो हो गया है, 4 कार्य 4 घंटे में हो गए, कंप्लीट हो गया है। ठीक है, इस जो है वक्र में, अनुत्तर वक्र में क्या होगा, आरंभ में सीखने की गति धीमी होगी। और धीमी होगी का मतलब क्या होगा, धीमी होगी का मतलब क्या होगा कि वो 1 घंटे समय लगाकर 1.5 से 2 कार्य करेगा। ये 1.5 या दूसरा कार्य है, 1 घंटे समय लगाकर 1.5 से 2 कार्य करेगा। फिर क्या करेगा, 2 घंटे समय लगाकर 4 कार्य करेगा। ठीक है, 3 से 4 कार्य करेगा। सॉरी, मैंने क्या कहा कि 1 घंटे समय लगाकर वो क्या करेगा, पहले आरंभ में क्या होती है, धीमी, तो वो आधा कार्य करेगा। ठीक है, फिर 2 घंटे लगाकर वो फिर 1 कार्य कंप्लीट करेगा। लेकिन जब बाद में वो थोड़ा सीख जाएगा तो वो गति क्या हो जाएगी, तेज हो जाएगी, और 3 घंटे में पूरा क्या है, ये तीसरे घंटे में चारों कार्य कंप्लीट कर लेगा। इसका मतलब क्या है, आरंभ में इस डॉट को हम मिलाएंगे, इस डॉट को मिलाएंगे तो आरंभ में ये जो है वो क्या होगा, धीमी हो जाएगी, लेकिन बाद में ये गति तेज हो जाएगी। इसी को हम कहते हैं धनात्मक। ठीक है, अनुत्तर। और इसको अगर हम प्रॉपर बनाएं तो ये ग्राफ कैसे बनेगा भाई, ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन रहा है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है। और इस प्रकार से जो बन रहा है वो यहाँ की स्थिति क्या दर्शाता है, ये प्रारंभ की स्थिति है, आरंभ या प्रारंभ की स्थिति है। और आरंभ में हमने क्या कहा था कि 1 घंटे में कभी आधा काम कर रहा है। ठीक है, फिर दूसरे घंटे में फिर 1 काम पूरा कंप्लीट कर रहा है, फिर बाद में वो एक्सपीरियंस हो जाएगा, सीख जाएगा या जो भी है, उसके बाद वो तीसरे घंटे वो चारों काम को कंप्लीट कर रहा है। और तीनों डॉट को हम इस प्रकार से जब मिलाते हैं तो इस प्रकार से ग्राफ बनता है। तो ये स्थिति जो बन रही है वो किसकी है, आरंभ की स्थिति। और इतनी स्थिति जो आप देख रहे हैं वो बाद की स्थिति है। किसकी, बाद की स्थिति है। किसकी स्थिति है, बाद की स्थिति। और इसी को हम कहते हैं धनात्मक, सकारात्मक। ठीक है, धनात्मक या सकारात्मक, तो ऊपर जा रहा है धनात्मक, नीचे आएगा जो है ऋणात्मक होगा। तो समझ गए ना, अनुत्तर वक्र या धनात्मक वक्र या सकारात्मक वक्र कि आरंभ में सीखने की गति धीमी होती है लेकिन बाद में तेज हो जाती है। तो कोई कार्य अगर हम कर रहे हैं, कोई बच्चा अगर किसी चीज़ को सीखता है शुरू में तो एकदम धीमी, ठीक है, फिर बाद में ठीक है आराम, उसको सीखने में देर नहीं लगती, एकदम फास्ट सीख जाता है। क्लियर है बातें, चीज़ें क्लियर हैं, दोनों ग्राफ समझ में आया। ठीक है, एक ग्राफ जिसे मैंने कहा सरल रेखा में कि उतना एक घंटे में एक कार्य, दूसरा घंटे में दूसरा कार्य, तीसरा घंटे में तीसरा कार्य, चौथे घंटे में चौथा, पाँचवें में पाँचवा, छठे में छठा, इस प्रकार से हर घंटे, मैंने घंटा लिए कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं यहाँ पर घंटा है तो घंटे हैं, याद रखिए घंटा वगैरह कुछ नहीं भैया। यहाँ मैंने सिर्फ एग्जाम्पल बताया है कि 1 घंटे में ये कार्य है, मैंने एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उस समय कुछ भी हो सकता है, चाहे 5 मिनट का हो सकता है, 2 मिनट का हो सकता है, 5 घंटे का हो सकता है, ठीक है, 4 दिन का हो सकता है, 4 महीने का हो सकता है, 1 साल का हो सकता है, 5 साल का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है किसी कार्य को सीखने के लिए। मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया कि 1 घंटे 2 घंटे, या मत लिखिएगा या मत बोलिएगा या मत सोचिएगा कि ये सर ने तो घंटे दे दिए, घंटा लिख दिया। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से चीज़ें क्लियर है, मैंने ऐसा एग्जाम्पल दिया। तो एक सरल रेखा में गमन करती है, कहने का सरल रेखी, ठीक है, तो ये सीधी एक समान, क्योंकि ये सीखने की जो है गति एक समान है, और ये पहले धीमी गति से सीखता है, फिर बाद में जो है स्थिति ठीक हो जाती है, फास्ट हो जाता है। तो आरंभ की स्थिति है, ये बाद की स्थिति है। तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, ठीक है, क्या है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा। इसको मैं हटा देता हूँ, आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर, तो इसको आप याद रखिए, ये जो इतना है वो आरंभ की थी, आपको समझ गए, ये बाद की स्थिति है। क्लियर है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे है तीसरे नंबर पर, मैंने क्या कहा 4 होते हैं ग्राफ। तीसरे नंबर की ग्राफ हम जिसे कहते हैं
नतोदर वक्र या जिसे हम कहते हैं नकारात्मक वक्र, नकारात्मक, या जिसे हम कहते हैं सकारात्मक वक्र, नकारात्मक वक्र, या जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक वक्र। सकारात्मक तो हो गया ना, ठीक है। नरोत्तर वक्र, नकारात्मक ना सकारात्मक। चलिए अब इस वक्र में, इसमें क्या होगा आरंभ में, देखिए इसमें क्या होगा इस स्थिति में कि आरंभ में सीखने की जो गति है वो क्या होगी भाई, तेज होती है, ठीक है। क्या होती है, तेज या तीव्र होती है, तेज या तीव्र होती है। लेकिन बाद में सीखने की जो गति होती है वो क्या होती है, धीमी हो जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, धीमी पड़ जाती है या मंद होती है, ठीक है। कैसे कह सकते हैं, जैसे कि मैंने क्या कहा, एक ग्राफ मैंने लिया, फिर वही बातें मैं करूँगा, ठीक है। सीखने की मात्रा और लगने वाला उस सीख रहे हैं उस समय, ठीक है, उसके लिए जो समय लग रहा है उसके लिए, ठीक है। तो ये जैसे कि मैंने आवर में बताया, एक एक घंटे का एक जो है क्या है कार्य, ठीक है। अब देखिए स्टार्टिंग में क्या होगा, धीमी तेज होगी। कहने का मतलब है कि वो बंदा जो है 1 घंटे में 2 कार्य कर रहा है, ठीक है। 1 घंटे में क्या कर रहा है, 2 कार्य कर रहा है, फिर दूसरे घंटे में ये तीसरा कार्य भी कर लिया। लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में जो तीसरे घंटे में, ठीक है, तीसरे घंटे में क्या करेगा, एक ही कार्य कर लेगा, ठीक है। क्या कर लेगा, 3 घंटे में 1 कार्य होता, या चौथे घंटे में वो जो है 1.5 या 2 कार्य होगा। इस प्रकार से जब इस चीज़ को हम मिलाएंगे, ठीक है, ये डॉट्स तो मिलाएंगे तो ये इस प्रकार से कुछ मिलेगा, इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। कार्य धीमी होगा, इसको मैं इस प्रकार, क्योंकि नीचे 1.5 कार्य ये, ठीक है। इस प्रकार से कार्य क्या होगा, धीमी होगा। जब कार्य धीमी होगा, ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, ऋणात्मक। तो इसको मैं किस प्रकार से बना सकता हूँ, ये ऐसे बनेगा। और स्टार्टिंग में सीखने कार्य क्या होगा, ठीक है, वो तेज होगा, और बाद में वो कार्य क्या होगा, मंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मंद हो जाएगा। तो ये प्रारंभ के समय में क्या होगा, तेज होगा, और अंतिम समय में, अंतिम या बाद में क्या हो जाएगा भाई, धीमी हो जाएगा। तो इस प्रकार से वक्र बनेगा। तो नकारात्मक वक्र या ऋणात्मक वक्र नीचे की तरफ बनेगा, और सकारात्मक वक्र क्या होगा, ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें याद रखिए, 3 वक्र याद रखेंगे। चलिए चौथे नंबर के वक्र को अगर बात करें, चौथा नंबर का वक्र जिसे हम कहते हैं मिश्रित वक्र। क्या है भाई, मिश्रित वक्र। और मिश्रित वक्र किस का मिश्रण है, ठीक है। ये जो है उन्नतोत्तर एवं, ठीक है, नतोत्तर, या बोल सकते हैं सकारात्मक एवं, ठीक है, नकारात्मक, या बोल सकते हैं धनात्मक या ऋणात्मक, दोनों का मिश्रण क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र कहलाता है, ठीक है। और मिश्रित वक्र किस प्रकार से बनता है भाई, मिश्रण होगा, ठीक है। कभी, ठीक है, कभी क्या होगा, कभी जो है ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा। इस प्रकार की जो है क्या होगा, ग्राफ बनेगा भाई, ठीक है। कभी जो है
तेज हो गया, सीखने की गति कभी तेज हो जाएगी, कभी धीमी हो जाएगी, कभी तेज हो जाएगी, कभी धीमी हो गया, समय ज़्यादा लगेगा, कभी कम लगेगा। इस प्रकार से मिश्रित वक्र इस प्रकार से जो है फॉर्म में बनता है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिश्रित वक्र। कभी सकारात्मक ऋणात्मक, सकारात्मक ऋणात्मक, सकारात्मक ऋणात्मक, ठीक है, इसको हम कहते हैं मिश्रित वक्र। और अनुत्तर और नवोदिया सकारात्मक या नकारात्मक, या बोल सकते हैं धनात्मक, धनात्मक एवं ऋणात्मक, ठीक है, का क्या है, का मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्रण को क्या कहते हैं, मिश्रित वक्र कहते हैं। मिश्रित क्या है, वक्र है, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें याद रखेंगे। तो चार जो वक्र थे चारों के चारों समाप्त तो हो जाते हैं। क्लियर है बातें? तो देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हो गए, अधिगम चक्र हो गए। अब देखेंगे अधिगम के सिद्धांत देखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा समय है, 2 मिनट का बस ब्रेक है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत क्या क्या है, ठीक है। चलिए।
चलिए, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, फिर से वेलकम है छत्तीसगढ़ कंप्यूटर्स के इस प्लेटफॉर्म में, इस यूट्यूब चैनल पर। हम जो बातें करेंगे नेक्स्ट वो क्या है भाई, अधिगम की सिद्धांत। हमारा नेक्स्ट क्या है, अधिगम के सिद्धांत। चलिए, अधिगम के दो सिद्धांत हैं या दो नियम हैं, हम बोल सकते हैं सिद्धांत। अधिगम के क्या सिद्धांत है भाई, दो सिद्धांत हैं। एक सिद्धांत जिसे हम कहते हैं व्यवहारवादी सिद्धांत, एक जिसे हम कहते हैं क्या, व्यवहारवादी सिद्धांत, और दूसरा जिसे हम कहते हैं संज्ञानवादी सिद्धांत। क्या है, संज्ञानवादी सिद्धांत। एक है व्यवहारवादी सिद्धांत और दूसरा है संज्ञानवादी सिद्धांत। इस सिद्धांतों को हम इस प्रकार से पढ़ेंगे, थोड़ा डिफरेंशिएट करके पढ़ेंगे, अंतर करके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या क्या चीज़ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। चलिए, बेटर, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत में सबसे पहली बातें आपको ये याद रखनी है कि इस व्यवहारवादी सिद्धांत को मानने वाले या व्यवहारवादी सिद्धांत को समर्थन करने वाले या व्यवहारवादी सिद्धांत की तरफ झुकाव किनके किनके हैं। ठीक है, कौन कौन से वो विद्वान हैं। तो पहली बातें, ठीक है, वो विद्वानों का आप नाम याद रखिए। एक जिसे हम कहते हैं क्या, ईपी क्या है, पावलक, नाम ईपी पावलक, व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत। ठीक है, दूसरा एक जिसे हम कहते हैं B.F. स्किनर, इनका नाम तो आपने कई बार सुने होंगे, कई परिभाषा दिए हैं इन्होंने, स्किनर। ठीक है, जो अधिगम की परिभाषा भी इन्होंने दिए, B.F. स्किनर। एक नाम जो है थॉर्नडाइक, जिसके बाद थॉर्नडाइक का एक नियम हम पढ़ेंगे, एक सिद्धांत पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी व्यवहारवादी पर बेस्ड होगा। एक है CL हल, एक क्या है, CL हल। तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत आप नाम याद रखेंगे, EP पालवाक, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, CL हल। यहाँ पर अगर हम बात करें संज्ञानवादी सिद्धांत, संज्ञानवादी सिद्धांत में एक तो आपको नाम याद रखना है मैक्स वर्दिमर। ठीक है, एक नाम याद रखना है कोहलर, एक नाम याद रखना है जिसे हम कहते हैं कटलेविन। ठीक है, एक नाम याद रखना है जिसे हम कहते हैं कोफ्का। ठीक है, तो व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत, ठीक है, और
संज्ञानवादी सिद्धांत के अंतर्गत आपको ये नाम याद रख लेना है, ठीक है। अब देखिए व्यवहारवादी, पहली दूसरी बातें हम क्या कहेंगे, व्यवहारवादी सिद्धांत किसे, दोनों में दूसरी बातें करेंगे। व्यवहारवादी सिद्धांत और संज्ञानवादी सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग में हम जानते हैं, स्टार्टिंग से, कि भाई वुडवर्ड ने एक बात कही थी, विलियम वुडवर्ड ने क्या कही थी भाई, एक कथन दिया था विकास क्रम को लेकर, ठीक है। एक कथन दिया था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा त्यागी, फिर उन्होंने मन को छोड़ा, फिर चेतना छोड़ी, बाद में व्यवहार के सिद्धांत को अपनाया। ये किसने कहा था, वुडवर्ड साहब ने कहा था। वुडवर्ड साहब के सिद्धांत थे। इसका मतलब क्या है, आत्मा को पहले त्याग दिए, फिर मन को त्याग दिए, विचार को त्याग दिए। हम पढ़े थे ना, आत्मा का सिद्धांत, फिर मन का सिद्धांत, फिर चेतना का सिद्धांत, फिर व्यवहार का सिद्धांत। तो व्यवहारवादी, व्यवहार, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है लेटेस्ट, या बोल सकते हैं अभी की स्थिति, जो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो क्या दृष्टिकोण है, व्यवहारवादी दृष्टिकोण। और व्यवहारवादी दृष्टिकोण में हम क्या करते हैं, व्यवहारिक चीज़ों का अध्ययन करते हैं। किसके व्यवहार का अध्ययन करते हैं, चिंतन, ठीक है, पशु पक्षी मानव के व्यवहार का जो है अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर किसका अध्ययन किया जाता है, व्यवहारों का अध्ययन होता है। किसका, व्यवहारों का अध्ययन कहते हैं, ठीक है। और व्यवहारों का अध्ययन कहने का मतलब है, यहाँ क्या है, पशु पक्षी मानव आदि के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। किसमें, व्यवहारवादी सिद्धांत में, ठीक है। चलिए, लेकिन आपको याद रहे संज्ञानवादी सिद्धांत। संज्ञानवादी सिद्धांत का मतलब है, ठीक है, ज्ञान से है, चेतना से है, इसमें सम्मिलित है। यदि चेतना के साथ व्यवहार को मिला दिया जाए, चेतना के साथ व्यवहार को मिला दिया जाए, तो दोनों को हम मिलाकर, मिली जुली को हम क्या कहते हैं, संज्ञानवादी सिद्धांत कहते हैं। जब चेतना मिल जाता है, व्यवहार के साथ चेतना मिल जाता है, तब उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञानवादी सिद्धांत कहते हैं। क्लियर है बातें, दोनों बातें क्लियर हैं, ठीक है। व्यवहार का अध्ययन, ठीक है, पशु पक्षी मानव में, लेकिन इस जो है संज्ञानवादी सिद्धांत में जिसका अध्ययन, ठीक है, किसमें, केवल और केवल मानव का करते हैं, ठीक है। इसमें केवल और केवल जो है मानव का होता है, और इसमें पशु पक्षी मानव का यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। तो व्यवहारवादी सिद्धांत पशु पक्षी मानव, लेकिन संज्ञानवादी की बात करें तो केवल मानव को होगा। जब चेतना जुड़ जाती है, ठीक है, तो सोच तो वही सकते हैं भाई, ठीक है, सोच तो मानव ही सकते हैं, ठीक है। बुद्धि सबसे अत्यधिक जो है मानव होती, तो सोच चेतना, ठीक है। और जब व्यवहार के साथ मिल जाते हैं तो संज्ञानवादी सिद्धांत से कहते हैं। तो ये सबने कहे हैं, ये भाई साहब मैक्स वर्देकर, कोल्हर, कट, लेविन, फोक्का, ये इन्होंने इसी सिद्धांत को अपनाया है, इस सिद्धांत की बातें की है, ठीक है। चलिए, इसको फिर से मैं बना लेता हूं, व्यवहारवादी सिद्धांत, और मैंने क्या कहा, संज्ञानवादी सिद्धांत।
चलिए ठीक है। अब देखिए व्यवहारवादी सिद्धांत में एक तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट, ये जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो किस टाइप की कार्य करती है। ठीक है, इस व्यवहारवादी सिद्धांत में, ठीक है, इसमें आप पढ़ेंगे एक अनुक्रिया पर बेस्ड है या उद्दीपन पर बेस्ड है, क्या है, उद्दीपक का पर बेस्ड है, और तीसरा जिसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा पर बेस्ड है, क्या है, अभिप्रेरणा पर बेस्ड है, अभिप्रेरणा पर, ठीक है, आधारित है। ये जो है तीसरी संवेदना, बुद्धि, संज्ञान का मतलब ज्ञान से, ठीक है, समस्या समाधान पर बेस्ड है, समस्या समाधान पर बेस्ड है, समाधान पर क्या है, आधारित है। ठीक है, आधारित है। चलिए कुछ बातें आपको याद रखनी हैं। जैसे मैंने क्या कहा, अनुक्रिया, उद्दीपन। चलिए मैं इसको नेक्स्ट पेज में चलता हूँ। व्यवहारवादी के अंतर्गत हमने क्या देखे, व्यवहारवादी के अंतर्गत कुछ चीज़ें हमने कही है। एक जिसे हम कहते हैं क्या भाई, अनुक्रिया। क्या कहते हैं, अनुक्रिया। एक वर्ड आएगा जिसे हम कहते हैं उद्दीपक, और एक वर्ड आएगा जिसे हम कहते हैं अनुबंधन। ठीक है, चलिए ये व्यवहारवादी में आप 3 चीज़ें याद रखेंगे। कितनी चीज़ें याद रखेंगे, 3 चीज़ें याद रखेंगे। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लिकेटेड कहने का मतलब है थोड़ा समझने को है, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। थोड़ा आराम से, ध्यान से, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा, क्योंकि ये आपके बहुत सारे चीज़ों में काम आएगी। कहने का मतलब इसके बाद जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत देखेंगे उसमें भी ये सारी चीज़ें, ठीक है। फिर हम जो है पूर्व बलन का सिद्धांत देखेंगे और बहुत सारे सिद्धांत देखेंगे, उसमें ये कुछ वर्ड्स है वो आपको देखने को मिलेगा। तो यदि आपको ये वर्ड समझ में आएगा भी, ठीक, ये चीज़ें आपकी समझ में आएंगी तो आपको आसान होगा बाद में। अब समझिएगा क्या है अनुक्रिया। एक एक लाइन में बताऊंगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करूंगा, एकदम सरल वे में, सिंपल भाषा में बताऊंगा। अनुक्रिया कहने का मतलब है वह क्रिया जो आप कर रहे हैं, ठीक है। अनुक्रिया का मतलब वह क्रिया, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, करेंगे, वह क्रिया जो किसी लक्ष्य को प्राप्ति के लिए की जाती है, किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु होती है, प्राप्ति हेतु की जाती है। एक लाइन में मैंने बता दिया कि भाई साहब कि अनुक्रिया का मतलब वह क्रिया जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए की जाती है। पहली बातें पहले लिख लेता हूँ, फिर हम बात करेंगे। दूसरी बातें उद्दीपक। उद्दीपक का मतलब होता है, एक शब्द में लिखूंगा, ठीक है, लक्ष्य। एक वर्ड लिखूंगा बस, जो है वो है लक्ष्य, ठीक है। लक्ष्य को हम कहेंगे उद्दीपक। और अनुबंधन को भी मैं लिखूंगा, ठीक है, क्या लिखूंगा कि अनुक्रिया एवं उद्दीपक के बीच स्थापित बंधन, स्थापित क्या है, बंधन, या इसके मध्य स्थापित संबंध को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, अनुबंधन कहते हैं, ठीक है।
अब इसको समझिएगा मैं क्या कर रहा हूँ। अनुबंधन का मतलब अनुक्रिया एवं उद्दीपक के बीच स्थापित बंधन को या संबंध को अनुबंधन कहते हैं। पहली बातें मैंने की अनुक्रिया की, दूसरी बातें की उद्दीपक की, तीसरी अनुबंधन की। अब समझिएगा, मान के चलिए आपका लक्ष्य है कि मैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल से समझाऊं कि मान के चलिए आपका लक्ष्य है कि आप किसका एग्ज़ाम दे रहे हैं भाई, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम दे रहे हैं। आपका लक्ष्य है कि मैं हॉस्टल वार्डन क्रैक करूंगा, समझेगा। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं। और क्रिया क्या कर रहे हैं, ये पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं कि मैं हॉस्टल वार्डन का एक पोस्ट लूँगा, उसलिए आप क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो पढ़ाई आप कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, मैंने क्या कहा, जो आप पढ़ाई कर रहे हैं किसको प्राप्त करने के लिए, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। और वो लक्ष्य क्या है, उद्दीपक को हम क्या कहते हैं, लक्ष्य क्या है, हॉस्टल वार्डन। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, हॉस्टल वार्डन बनने के लिए, और इन दोनों के मध्य यदि संबंध बनता है, क्या बनता है, संबंध निकल के आता है। और जब संबंध बनता है, अनुबंध बनता है, ठीक है, और ये बंधन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ये बंधन मजबूत हो जाता है, तब इसे कहते हैं अधिगम। और ये व्यवहारवादी सिद्धांत है। अधिगम को जो है प्रस्तुत करने का, यह अधिगम को बताने का व्यवहारवादी सिद्धांत है। तो मैं इसको फिर से मैं एक दूसरे वे में जो है लेके चलता हूँ आपको। मैंने क्या कहा कि जब अनुक्रिया, ठीक है, जब क्या है, अनुक्रिया करते हैं, क्या करने के लिए, उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए। क्या करने, उद्दीपक। और उद्दीपक का मतलब मैंने क्या बताया भाई, उद्दीपक का मतलब लक्ष्य। जब अनुक्रिया करते हैं किसी उद्दीपक को प्राप्त करने के लिए, तो मैंने याद रखिए, अनुक्रिया का मतलब कोई भी क्रिया, और उद्दीपक का मतलब क्या है, वो लक्ष्य है, ठीक है। और लक्ष्य हमारा क्या, हॉस्टल वार्डन बनने का। यदि कोई क्रिया करते हैं, क्रिया क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। जब इन दोनों के मध्य एक संबंध स्थापित हो जाता है, क्या बन जाता है भाई, इन दोनों के मध्य एक संबंध बन जाता है। और इसी संबंध को, ठीक है, ये दोनों के मध्य जो संबंध बनता है, और इसी बंध को हम क्या कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं, अनुबंधन कहते हैं, ठीक है। और जब अनुबंधन पूरी तरह से मजबूत हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, अनुबंधन पूरी तरह से मजबूत हो जाता है, कहने का मतलब है, ठीक है, अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं और उद्दीपक हो रहे हैं, और पूरी तरह से हम श्योर हैं कि हम लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, हम अच्छे से पढ़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि हम क्या करेंगे, ठीक है, हॉस्टल वार्डन का जो है एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे, हम क्या करेंगे, लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो मजबूत स्थिति हो गई हमारा जो है स्ट्रॉन्ग हो गए, हम स्ट्रॉन्ग हो गए। और इसी को व्यवहारवादी सिद्धांत में क्या कहा जाता है भी, इसी को व्यवहारवादी सिद्धांत में कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं, अधिगम। व्यवहारवादी सिद्धांत के अधिगम की व्याख्या करने का आधार क्या है, किस अनुक्रिया के द्वारा किसी उद्दीपक को प्राप्त करने में, ठीक है, जो अनुबंध स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है, और उसके बाद आप किसी लक्ष्य को प्रॉपर पार लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं अधिगम। तो सोचिए, ये सारी चीज़ आप पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि हम किस दुनिया में आ गए, लग रहा है कि नहीं। अगर आप पहली बार पढ़ रहे होंगे तो लग रहा होगा हम किस सिलेबस को पढ़ रहे हैं, किस दुनिया में आ गए हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया अब जो है अब अनुक्रिया क्या होती है, उद्दीपक क्या होता है, अनुबंधन क्या होती है, अधिगम क्या होता है। और ये व्यवहारवादी जो विद्वानों द्वारा दी गई ये जो है सिद्धांत है कि व्यवहारवादी में ऐसे ही चलता है। क्या चलता है, ऐसे ही चलता है।
ठीक है, क्लियर है बातें? चलिए, तो इसलिए हमने ये थॉट लिखे भाई, इसलिए किस पर आधारित है हमने लिखे हैं, किस पर आधारित है? अनुक्रिया, उद्दीपक, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भी है, ठीक है, अभिप्रेरणा, और क्या है यहाँ पर लिख सकते हैं? अनुबंधन, अनुबंधन। अभिप्रेरणा भी, अभिप्रेरणा का मतलब होता है, ठीक है, मोटिवेट करना, कि आपको मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई पढ़ाई करो, ठीक है, आप जो है ऑफिसर बन जाएंगे, आप CGPSC CGF हम क्रैक कर जाएंगे, आपकी फैमिली जो है कि जो आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी। इस प्रकार से हम किसी को प्रेरित करते हैं, किसी को मोटिवेट करते हैं, तो वो कर सकता है, ठीक है। तो ये व्यवहारवादी, उसके व्यवहार में चेंजेस आ जाती हैं, ठीक है, क्रिया करने से, ठीक है, वो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसके व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। यही कहा है व्यवहारवादी, व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है और वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो उद्दीपक का मतलब लक्ष्य, अनुक्रिया का मतलब वह क्रिया जो हम उस लक्ष्य के लिए कर रहे हैं, अनुबंधन कहने का अनुक्रिया और लक्ष्य की प्राप्ति के बीच मध्य एक संबंध बनता है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, उस मेहनत के लिए, उस पोस्ट के लिए या किसी चीज़ को पाने के लिए, इस किसी लक्ष्य को प्राप्त करने पड़ रहे हैं, तो उसके बीच जो बंधन बनता है उसे अनुबंध कहलाता है। चलिए, एक चीज़ और समझिए, अब यहाँ पर ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई, व्यवहारवादी सिद्धांत की जो है चीज़ें क्या हैं, ठीक है, इनकी बातें क्या हैं। अब बात करेंगे संज्ञानवादी क्या समझते हैं, इस पर क्या इनका विचारधारा है। ये संवेदना, बुद्धि, संज्ञान, समस्या समाधान पर आधारित है। ये तो इसका मतलब क्या है, अब इसको हम समझ लिए। अब समझते हैं, ठीक है, किसका? संज्ञानवादी की बात है। किसकी? संज्ञानवादी। अगर हम संज्ञानवादी की बात करें, संज्ञानवादी, ठीक है, और संज्ञानवादी का मतलब है कि यहाँ पर जो चेतना है, अपने व्यवहार में चेतना लाना, क्या है? चेतना, बुद्धि लाना, चेतना, ठीक है, अपने व्यवहार में क्या करना भाई? अपने व्यवहार में चेतना लाना को हम क्या कहेंगे? संज्ञानवादी कहते हैं। अभी जस्ट हमने देखिए, अब इसमें क्या होगा, इसमें क्या होता है, देखिए कुछ चीज़ें मैं लिखूंगा, जैसे एक चीज़ें हैं संवेदना, इसमें एक वर्ड आया है संवेदना। यहाँ पर संवेदना का तात्पर्य क्या है? यहाँ पर संवेदना, संवेदना का तात्पर्य क्या है? ठीक है, हम जैसे हमारे पास, हम बायोलॉजी में आपने पढ़े होंगे संवेदी अंग, सेंसिबल ऑर्गन। क्या पढ़े हैं? संवेदी अंग, सेंसिबल ऑर्गन। संवेदी अंग या सेंसिबल ऑर्गन किसे कहा जाता है? जिससे हम कुछ सेंस करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे बॉडी में बोलते हैं, ये स्किन है, हमारे त्वचा है, हम जो है क्या कहते हैं? सेंस करते हैं। हम हाथों को, हाथ जल गया, ठीक है, हाथ कट गया तो हमारा सेंस होगा। आँख है, ठीक, आँख में कुछ कचरा पड़ गया तो अपने आप बंद हो जाता है, सेंस कर रहे हैं। कान है, ठीक, कान में अगर डीजे की आवाज़ या किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा सुनाई देता है तो फिर हम इसको क्या कर लेते हैं, जो है उसको ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। नाक है, कुछ सूंघते हैं, बदबू वगैरह तो उसको बाहर हट जाते हैं, ठीक है। तो नाक है, कान है, ठीक है, आँख है, त्वचा है, ठीक है, ये क्या कहलाता है? संवेदी अंग कहता है। जीभ को भी अगर हम चेक करते हैं, अगर मीठा है या खट्टा है, नमकीन है तो उसका स्वाद लेते हैं, ठीक, एकदम कड़वा है जिसको पसंद नहीं है उस बाहर फेंक देते हैं। तो ये सभी क्या कहते हैं? सेंसिबल ऑर्गन कहलाते हैं, बायोलॉजी में आप पढ़े हैं, या संवेदी अंग कहलाते हैं। और इसी से सब संवेदना का यहाँ तात्पर्य है कि वो 5 इंद्रियां, इसको अगर इस वे में हम गिनते हैं, अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें, बायोलॉजी की दृष्टिकोण या विज्ञान के दृष्टिकोण से हम देखें तो ये संवेदी अंग है। लेकिन हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो संवेदना एक प्रकार क्या है? 2 इंद्रियां हैं, ठीक, इंद्रिया, और इंद्रियों की संख्या यही होती है 5। इंद्रियों की संख्या यही होती है 5, ठीक है। एक होता है आपका नाक, एक होता है कान, एक होता है आँख, एक होता है त्वचा, एक होता है जीभ। यही होता है भाई, क्या होता है? यही होता है, क्या होता है? यही होता है कि नहीं? तो
नाक, कान, आँख, जो है त्वचा और जीभ, ये होते हैं संवेदना। क्या होते हैं? संवेदना। अब देखिए, अगर हम किसी वस्तु को, किसी चीज़ को हम संवेदना करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रथम ज्ञान। इसको कहा जाता है, इसको हम कहते हैं भाई प्रथम ज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रथम ज्ञान। जैसे कि किसी कोई चीज़ टच हो जाती, मान के चलिए हमारा जो है त्वचा है, हाथ है, ठीक है, तेल में या गरम में जल गया तो हमें क्या होगा? सेंस होगा। तो हमें क्या मिल जाएगा? प्रथम ज्ञान मिल जाएगा कि भाई साहब आग से हमारा हाथ जल जाएगा, ठीक है, गर्म पानी से हमारा हाथ जल जाएगा, गरम गरम पानी पिएंगे तो जीभ जल जाएगा, ठीक है, ज़्यादा सुनेंगे डीजे की आवाज़ तो बहरे हो जाएंगे, तो सुगंध हम नहीं ले पाएंगे, दुर्गंध हम नहीं ले पाएंगे। ये प्रथम ज्ञान होती है। अब जब प्रथम ज्ञान हमें हो जाता है, हम इससे सेंस कर लेते हैं, प्रथम ज्ञान हो जाता है, तो जब प्रथम ज्ञान हो जाता है तो हम क्या करते हैं? उसकी पहचान करते हैं। क्या करते हैं? पहचान करते हैं। और इस वर्ड को क्या कहा जाता है? इस भाषा में प्रत्यक्षीकरण। और प्रत्यक्षीकरण में कुछ बातें हैं, उसके प्रत्यक्षीकरण में उसके नाम को जानना, उसको पहचानना, उसकी व्याख्या करना है। व्याख्या करना कहने का मतलब है, मान के चलिए आपने क्या किया, आप कहीं गए हैं, जंगल में गए, लकड़ी काटने गए, कहीं गए, पिकनिक मनाने गए, क्या होगा? ठीक है, सांप आके काट लिया, बिच्छू आके काट लिया, कुछ जानवर जो है आके काट लिया, तो अब क्या करेंगे? भाई साहब ये कौन सा जानवर है, ये कौन सी जो है, मान के चलिए बिच्छू आके काटा, सांप आके काटा, तो आप पहचानेंगे, नाम जानेंगे, सांप है तो कौन सा सांप है, कौन सा सांप है, सांप है तो कौन सा सांप है, उसकी पहचान करेंगे, वो कैसा दिखता है, किस प्रकार से है, ठीक है, और उसकी व्याख्या करेंगे कि भाई उन्होंने आके काट दिया। अब ये सब हमें किसके अंतर्गत आएगा? प्रत्यक्षीकरण के आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे भाई? आप संज्ञान लेंगे। क्या करेंगे? संज्ञान लेंगे। और संज्ञान का मतलब ज्ञान लेंगे कि यदि ये सांप हमें काट दिया है, ठीक है, यदि ये सांप या बिच्छू या कोई भी जानवर काट दिया तो हम मर जाएंगे। क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और मर जाएंगे तो इससे अच्छा क्या है? इसका समाधान हमें ढूंढना है, ठीक है। तो आदमी सूझबूझ करके, क्या है? सूझबूझ करके क्या करेगा? बुझ करके क्या करेगा? ठीक है, उस समस्या का समाधान ढूंढेगा। क्या है? समस्या का समाधान ढूंढेगा, चिंतन करेगा। सूझबूझ का मतलब है चिंतन करेगा, ठीक है। चेतना आएगी कि भाई अगर इस ज्ञान आने के बाद चेतना आएगी कि भाई हमें सांप ने काट दिया, हम मर जाएंगे, उसका समाधान करेगा। और समाधान कैसे करेगा? कि वो किसी डॉक्टर के पास जाएगा, किसी के पास जाएगा, भाई साहब इलाज कर दीजिए कि सांप ने काट दिया है। ये मैं बीच में ये सांप वगैरह बिच्छू वगैरह बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मनोवैज्ञानिक में सांप बिच्छू कुछ नहीं, बस समझाने का एक तरीका है कि अब जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रिय हैं, अगर आप में सेंस होता है तो उसको प्रथम ज्ञान बोला जाता है। और प्रत्यक्षीकरण कहने का मतलब प्रथम ज्ञान प्राप्त करने के बाद, ठीक है, उनके नाम को पहचानना, उनको पहचानना, ठीक है, उनकी व्याख्या करना, और बाद में हमें ज्ञान हो जाना कि ये चीज़ ऐसा है। तो उस ज्ञान के बाद किसी चीज़ों की अगर कोई चीज़ समस्या है तो उसका समाधान हम करते हैं। जैसे बालक हो गए, ठीक है, उनको पता चला कि कोई समस्या है हमें, ठीक है, तो उसका समाधान वो ढूंढेंगे। तो इस प्रकार की चीज़ें को हम कहते हैं संज्ञानवादी जो विचारधारा कहते हैं, संज्ञानवादी सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा मैंने क्या कहा, स्टार्टिंग में मैंने क्या कहा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। हालांकि मैंने एकदम प्रॉपर अच्छे वे में समझाने की कोशिश की, लेकिन ये थोड़ा जो है आपको समझ में अगर यदि आएगा, ठीक है, तो यही बातें हैं। प्रत्यक्षीकरण, संवेदना क्या होता है, जैसे कि मैंने कहा संवेदना क्या होता है, बुद्धि क्या होती है, ठीक है, संज्ञान क्या होते हैं, समस्या का समाधान क्या होता है, चेतना क्या होती है, ये सारी चीज़ आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। क्या है? सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए।
इसी को हम कहते हैं, इसी को अगर चौथे नंबर में हम लिखें तो अनुबंधन, इसको मैं लिखने छूट गया था, इसको मैं लिख रहा हूँ, अनुबंधन का परिणाम अधिगम है, अधिगम है, अनुबंधन का परिणाम अधिगम है। और यहाँ पर इन्होंने क्या कहा है, समस्या का समाधान, समस्या का क्या है, क्या है भाई, समाधान, समाधान की योग्यता, समस्या के समाधान की योग्यता अधिगम है, अधिगम है। ठीक है, ये लाइन आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो देखिए ये दो चीज़ याद रखिए, दो सिद्धांत याद रखिए भाई, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोनों सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत, तो पहली बात है व्यवहारवादी सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से विद्वान आते हैं वो आपको याद रख लेनी है। पहली बात तो कौन कौन से विद्वान आते हैं वो याद रख लेनी है। व्यवहारवादी में E.P. पालक, B.F. स्किनर, थॉर्नडाइक, सेल हल। संज्ञानवादी सिद्धांत में मैक्स वर्दिमर, कोल्हर, कट लेविस, कोफ्फा। ये केवल मानव के अंतर्गत जो सिद्धांत देखने को मिलती है, और ये पशु पक्षी मानव के अंदर व्यवहारवादी सिद्धांत है। व्यवहारवादी सिद्धांत, व्यवहार में जब चेतना जुड़ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं। व्यवहारवादी सिद्धांत कहते हैं किस पर आधारित है, अनुक्रिया पर, उद्दीपक पर, अनुबंधन पर, अभिप्रेरणा पर आधारित है। और ये सारी चीज़ क्या है मैं समझा चुका। ये संज्ञानवादी सिद्धांत संवेदना पर, बुद्धि पर, संज्ञान पर, समस्या पर, समाधान पर आधारित है, और ये भी मैं क्या कर चुका हूँ, समझा चुका। अनुक्रिया का मतलब मैंने बताया कि वह क्रिया, ठीक है, वह वह क्रिया जो किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हो। ठीक है, जैसे हम नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं। ठीक है, लक्ष्य क्या है हमारा भाई, नौकरी है। और हमारा मैंने क्या कहा कि लक्ष्य क्या है, कोई नौकरी पाना है। अगर ऐसा है तो उसके लिए हम क्या है, हमारी क्रिया है क्या है, पढ़ाई करना है। ठीक है, हमारी क्रिया है पढ़ाई करना है, और दोनों के मध्य अनुक्रिया होती है, तब उसे कहते हैं, कोई बंधन बन जाता है, एक संबंध बन जाता है, उसे अनुबंधन कहते हैं। ये सारी बातें मैंने बता चुका हूँ। और जब अनुबंधन स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तब वो क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। और वही चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है क्या है, वही चीज़ें हैं। अनुबंधन के परिणाम को क्या कहते हैं, अधिगम कहते हैं। तो ये सारी बातें पढ़ लीजिए, ठीक है, देख लीजिए। इसको एक बार कल फिर रिपीट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि भाई साहब ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, थोड़ा समझना मुश्किल है। और इसके बाद हम आज की क्लास को हम तो यहीं रखेंगे, क्योंकि समय हो चुका है क्लास का, और बहुत सारी चीज़ें पढ़ भी चुके हैं। कल की क्लास में एडवर्ड थॉर्नडाइक का जो अधिगम के नियम देखेंगे। और एडवर्ड थॉर्नडाइक भाई साहब का अधिगम का नियम भी लगभग क्या है, इसमें भी आपको अनुबंधन देखने को मिलेगी, इसमें भी अनुक्रिया देखने को मिलेगी, इसमें प्रयास देखने को मिलेगा, अनुप्रयोग देखने को मिलेगा। ठीक है, संतोष का प्रभाव, तत्परता का प्रभाव, बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, तो ये जो है होगा कल की क्लास में, आज की क्लास में नहीं होगा, तो इसको हटा देता हूँ। आज का जो टॉपिक रहेगा ये यही था। ठीक है, इतना ही, और तीनों का तीनों हो जाता है आपका समाप्त। क्लियर है बातें? चलिए नेक्स्ट कल की क्लास में हम मिलते हैं, और कल की क्लास में ढेर सारी फिर बातें होगी। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।